हेलो दोस्तों, नमस्कार। आई एम जेके। आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर के एन झा जी से बजटिंग के बारे में। दोस्त, बजट का एलोकेशन चाहे उसका मॉनिटरिंग हो, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी प्रोडक्ट का ब्रांड बिल्डिंग करने के लिए। अगर मान लीजिए सीमेंट है तो पर टन के हिसाब से कितना रेट निर्धारण होता है बजटिंग में सीमेंट सेल आउट करने के लिए। किन किन बातों का ध्यान में रखना चाहिए बजटिंग के दौरान और उसका एलोकेशन कैसे होता है, इन सारे पॉइंट पे आने वाले समय में 2-3 वीडियो में ये सारा कवर करने वाले हैं और प्रॉपर तरीके से डॉक्टर के एन झा जी के द्वारा इसको आपको बताया जाएगा। डॉक्टर के एन झा जी का 27 ईयर से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है सीमेंट मार्केटिंग क्षेत्र में। वो अभी कनोडिया ग्रुप में, जो कि फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है नॉर्दर्न या सेंट्रल रीजन में, वहां पर एज ए हेड वर्क कर रहे हैं ब्रांड एंड सेल्स प्रमोशन में और साथ साथ में कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन। चलिए डॉक्टर के एन झा जी से बजट के इंपॉर्टेंस के बारे में बात करते हैं। तो सर, आज का पहला क्वेश्चन था, ब्रांड बिल्डिंग में बजटिंग का क्या इंपॉर्टेंस होता है? इसको इस तरह से आप देखें कि अर्थशास्त्र में हम लोग पढ़े हुए हैं या सभी को जानकारी ये है कि हमारी आवश्यकताएं अनंत है और उन आवश्यकताओं को पूर्ति करने के साधन हमारे पास सीमित हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग क्या करते हैं कि अपनी आवश्यकताओं को वरीयता देखते हैं कि कौन सी आवश्यकताएं हमारे महत्वपूर्ण हैं, उनको पहले पूरा करते हैं, कौन सा कम महत्वपूर्ण है उसको उसके थोड़ा बाद करते हैं और कौन सा महत्वपूर्ण नहीं है उनको छोड़ देते हैं। इसी तरीके से ब्रांड बिल्डिंग में जो बजटिंग का है, बजटिंग का रोल करीब करीब वही है, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में असीमित पैसा तो रहता नहीं है कि हम जितना चाहेंगे उतना खर्च कर लेंगे, और हमें एक लक्ष्य रहता है एक सेल क्वांटिटी प्राप्त करने के लिए, एक सेल क्वांटिटी बाजार में बेचने के लिए, और एक निर्धारित प्रॉफिट जो कंपनी गेन करना चाहती है। ये दो लक्ष्य मेरे पास में रहता है हर मार्केटियर के पास में कि आपको इतना सेल बेचना पड़ेगा और इतना प्राइस और इतना प्रॉफिट कंपनी को देनी होगी। इसको उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बजटिंग की आवश्यकता ब्रांड बिल्डिंग के क्षेत्र में पड़ती है। जो कंपनी के निर्धारित जो होती है लक्ष्य, सेल की क्वांटिटी प्लस जो रियलाइजेशन को प्राप्त करने के लिए जो संसाधन की आपको जरूरत होती है उसको सही तरीके से उपयोग हो, इसके लिए बजटिंग की जरूरत पड़ती है। अब जो ब्रांड बिल्डिंग के क्षेत्र में बजटिंग के लिए दो मत है। ये जो ब्रांड एक्सपेंडिंग जो होता है, ये एक्सपेंडिंग क्या है? ये इन्वेस्टमेंट है या एक्सपेंडिचर है? या इस ब्रांड बिल्डिंग एक्सपेंडिंग को या ब्रांड बिल्डिंग पर जो खर्चे होती है इसको आप एक्सपेंडिचर मानते हैं या इन्वेस्टमेंट मानते हैं? कुछ लोग इसको एक्सपेंडिचर मानते हैं लेकिन कुछ लोग इसको इन्वेस्टमेंट मानते हैं, लेकिन दोनों को मिला करके एक ये आया कि ये ब्रांड बिल्डिंग पर जो स्पेंडिंग है ये प्रेजेंट का आउटले है, माने एक्सपेंडिचर है, लेकिन फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट है। इसमें मैं दो कोटेशन आपको कोट करना चाहूंगा। एक है अपने जियोल डीन करके हैं, उनका कहना है कि एडवर्टाइजिंग इज एन आउटले एक्सपेंडिचर टुडे फॉर बेनिफिट इन फ्यूचर। इसी तरह एडवर्टाइजिंग के क्षेत्र में के जो जनक हैं डेविड ओगिलवे, जो उनका कहना है कि एवरी एक्सपेंडिचर इज द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन द इमेज बिल्डिंग ऑफ द ब्रांड। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि ब्रांड बिल्डिंग जो है, ब्रांड बिल्डिंग अपने आप में एक एक्सपेंडिचर है, फ्यूचर के इन्वेस्टमेंट में यह काम करता है और यह मार्केटिंग के लिए बहुत ही जरूरी चीज है। ब्रांड बिल्डिंग बनाने के लिए बजट का निर्धारण होता है, तो हमको किन किन चीजों का ध्यान में रखना पड़ता है बजटिंग के लिए सर? जैसा कि हमने पहले बताया कि ब्रांड बिल्डिंग के जो एक्सपेंडिचर होता है इसमें मेजर ऑब्जेक्टिव दो चीज होता है। एक सेल्स क्वांटिटी, इंक्रीज इन द सेल्स क्वांटिटी, दूसरा इंक्रीज इन द सेल्स रियलाइजेशन, सेल्स वैल्यू रियलाइजेशन। तो जब कभी हम ब्रांड बिल्डिंग की बात करने लगते हैं तो एक कंफ्यूजन आ जाता है कि ये हम एड स्पेंडिंग जो करते हैं इससे बिक्री में वृद्धि होगी कि नहीं होगी, या होती है तो कितनी होती है, नहीं होती है। तो इस चीज को नजरअंदाज करने के लिए ब्रांड बिल्डिंग बनाने से पहले
हर मार्केटिंग मैनेजर या ब्रांड के मैनेजर या कंपनी के टॉप सीईओ या टॉप मैनेजमेंट को कुछ तथ्यों पर ध्यान देना पड़ता है, इन तथ्यों को कंसीडर करते हैं। जैसा पहला पॉइंट इसमें होता है नेचर ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का आपका नेचर कैसा है, प्रोडक्ट किस लाइफ साइकिल में है, कि यदि प्रोडक्ट नया है तो आपकी एड स्पेंडिंग ज्यादा होगी, यदि प्रोडक्ट पुराना है तो उसकी एड स्पेंडिंग कम होगी। जैसे एग्जाम्पल आपको मैं बताऊं कि एसीसी सीमेंट है या अल्ट्राटेक सीमेंट है, ये एक पुरानी सीमेंट है तो उसकी एड स्पेंडिंग कम होगी इन कंपैरिजन टू कोई नया ब्रांड बाजार में आ रहा है। जैसे डुवोको ब्रांड यदि बाजार में अभी आया है लाफार्ज को लेने के बाद या इमामी को खरीदने के बाद, तो उनकी एड स्पेंडिंग ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू अल्ट्राटेक और एसीसी के। और प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल कैसा है उस पे भी बजट उस भी है कि यदि कोई प्रोडक्ट तुरंत खत्म हो जाता है उस प्रोडक्ट की में बजट ज्यादा चाहिए, यदि प्रोडक्ट लंबा होगा तो उसमें उसमें बजट भी कम चाहिए। दूसरा फैक्टर होता है कंपटीशन, कि यह है कि आपके जिस प्रोडक्ट के लिए आप बजट बना रहे हैं, जिस कंपनी के लिए बजट बना रहे हैं, उसका बाजार में कैसा कंपटीशन है। यदि कंपटीशन ज्यादा होगा तो आपको बजट ज्यादा खर्च करना पड़ेगा, यदि कंपटीशन कम है तो आपको बजट कम देना होगा। इसका एग्जाम्पल मैं आपको एक बताता हूं कि डीजल और पेट्रोल में कंपटीशन नहीं है, इसमें 6 या 7 कंपनियां पूरे देश में ऑपरेट करती है, तो उसकी यदि आप ओवरऑल स्पेंडिंग देखेंगे तो ज्यादा हो सकती है, लेकिन एड स्पेंडिंग उनकी जो है बहुत कम होती है। आप बहुत कम देखेंगे, उनका प्रचार हर जगह देखेंगे, टीवी पे नहीं देखेंगे, न्यूज़पेपर में नहीं देखेंगे, बहुत कम कभी-कभी आता है, कोई स्पेसिफिक निकालते हैं, फेस्टिवल के टाइम में निकालते हैं, लेकिन जनरल बहुत ज्यादा इनका नहीं होता है पेट्रोल और डीजल का। और लुब्रिकेंट वगैरह में होता है, क्योंकि लुब्रिकेंट वगैरह में बहुत ज्यादा उनका ब्रांड है तो उसमें होता है, लेकिन पेट्रोल डीजल में 5-6 कंपनियां हैं, इंडियन ऑयल है, भारत पेट्रोलियम है, इसी तरीके से एसआर है, रिलायंस है, तो कम मिलेंगे आपको। फिर मार्केट का शेयर कैसा है, यदि आपका मार्केट शेयर आप यदि बाजार में टारगेट कम करते हैं, किसी भी बाजार में टारगेट मार्केट शेयर कम करते हैं तो आपकी एड स्पेंडिंग ज्यादा होगी। इसी प्रकार यदि आपकी मार्केट शेयर आपका ज्यादा है तो एड स्पेंडिंग आपकी कम होगी। कम मार्केट शेयर में एड स्पेंडिंग इसलिए ज्यादा होगी कि उस मार्केट के एरिया में आपको हर लोगों के पास पहुंचना है, तो आपके खर्चे ज्यादा होंगे। अब आपकी शेयर चूंकि कम है और जबकि मार्केट शेयर ज्यादा है तो आपकी एड स्पेंडिंग कम होगी, कारण उसी खर्चे में उस ज्योग्राफिकल एरिया में घूमने पे आपको कंपटीटर से आपको ज्यादा सेल आपको मिल जाता है, इसलिए वहां पे कम होगी। तीसरा है कि मार्केट कंडीशन और प्रोडक्ट के नेचर पे, प्रोडक्ट के नेचर जैसे आप इसमें देखें कि सॉफ्ट ड्रिंक है, सॉफ्ट ड्रिंक में बहुत ज्यादा बजट चाहिए एड स्पेंडिंग इन कंपैरिजन टू कोई इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, तो उसके लिए उसके तुलना में सॉफ्ट ड्रिंक पर एड स्पेंडिंग बहुत ज्यादा चाहिए। इसका दो कारण है, एक तो सॉफ्ट ड्रिंक का खास करके इंडियन कंटेक्स्ट में 12 महीना उनका सीजन नहीं होता है, जब सीजन आता है उस समय में उनको बाजार में अपने एड का ब्रस्ट करना पड़ता है, और तो इसलिए उनको बहुत ज्यादा खर्चा करना पड़ता है। जबकि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में जो है वो डायरेक्ट यूजर या यूजर से पहले परचेजर को संपर्क करके उसको बीच में भाया मीडिया नहीं है, उन पे उनकी स्पेंडिंग कम होती है। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पे भी डिपेंड करता है एड स्पेंडिंग। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जितना लंबा होगा आपकी एड स्पेंडिंग उतनी ज्यादा होगी, और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जितना कम होगा आपकी एड स्पेंडिंग कम होगी। तो आप अपने प्रोडक्ट को ध्यान में रखते हुए अपनी बजट को फिक्स कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का एक एग्जांपल आपको बताता हूं कि जैसे एफएमसीजी है या सिगरेट है, सिगरेट एक स्टॉकिस्ट से पहले भी आप लीजिए, डिस्ट्रीब्यूटर लेवल लीजिए, स्टॉकिस्ट हो गया, सब स्टॉकिस्ट हो गया, रिटेलर हो गया, सब रिटेलर हो गया, और फिर जो लास्ट खोमचा वाला तक है वहां तक सिगरेट बिकता है, तो उसे सिगरेट कंपनी को हर पॉइंट पे खर्च करना पड़ता है, अपना डिस्प्ले दिखाना पड़ता है, हर दिखाना पड़ता है। जबकि कोई इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट होगा तो उसका प्रोडक्ट का जहां पे है, उसके अलावा जहां प्रोडक्शन होता है उसके बाद या तो जहां यूसेस होते हैं माने आपके कंस्ट्रक्शन साइट पे, या जो इन्फ्लुएंसर है जो परचेज डिसीजन लेता है, दो जगह उसको डिमोन्स्ट्रेट करना पड़ता है। इसलिए इनका एड स्पेंडिंग कम होता है इन कंपैरिजन टू
जहां चैनल लंबा होता है। एक ब्रांड बिल्डिंग बजट में एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है सेल्स डिके रेट। सेल्स डिके रेट आप इस तरह से समझिए कि यदि किसी ब्रांड की बाजार में मांग लगातार घटती जा रही है और उस कंपनी को अपने प्रोडक्ट को बाजार में पुनः स्थापित करना है, तो ऐसे समय में यदि प्रोडक्ट की या कंपनी की सेल्स डिके रेट बहुत तेजी से गिर रही है, तो उसको ब्रांड बिल्डिंग पे ज्यादा खर्च करना पड़ेगा और पड़ता भी है। इसलिए क्योंकि आप लोगों के सेल्स डिके के चलते अपने कस्टमर के दिमाग से ओझिल हो चुके हैं, बाजार के जो काउंटर हैं उसके शेल्फ से आप गायब हो चुके हैं, तो उसको पुनः स्थापित करने के लिए आपको ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा। और जब ज्यादा खर्चा करेंगे तो लोगों के नजरों में फिर आप आएंगे, लोगों के नजरों में आएंगे तो फिर आपके प्रोडक्ट की डिमांड आएगी और फिर आप उसको सेल कर पाएंगे। इसलिए बजट में सेल्स डिके रेट आपकी प्रोडक्ट किस लाइफ साइकिल में है उसको ध्यान में रखते हुए बजट का एलोकेशन किया जाता है और उस फैक्टर को ध्यान में रखा जाता है। एक महत्वपूर्ण फैक्टर ये आया है ब्रांड बिल्डिंग बजट में, ये मल्टीनेशनल के आने के बाद से इंडियन कॉन्टेक्स्ट ब्रांड बिल्डिंग कॉन्टेक्स्ट में ये चीज आई है कि मार्जिन ऑफ प्रॉफिट। यदि ऐसा माना जाता है कि यदि आपके प्रोडक्ट में मार्जिन ऑफ प्रॉफिट आपको बहुत ज्यादा है तो आपकी एड स्पेंडिंग ज्यादा होगी। यदि आपके प्रॉफिट में मार्जिन ऑफ प्रॉफिट कम है आपके प्रोडक्ट और सर्विस में, तो आपकी एड स्पेंडिंग कम होगी। स्पेशली मल्टीनेशनल के आने के बाद से बाजार में एक प्रॉफिट शेयरिंग का अप्रोच आया है। जब हम ब्रांड बिल्डिंग की बात कर रहे हैं या एड स्पेंडिंग की बात कर रहे हैं, इसमें एड स्पेंडिंग के साथ साथ सेल्स प्रमोशन एंड डीलर्स इंसेंटिव्स वगैरह भी आ जाते हैं। तो उनमें जो प्रॉफिट शेयरिंग है, तो एक लेवल के बाद हम चाहते हैं कि हमारे जो बिजनेस पार्टनर हैं, जो हमारे चैनल हैं, हमारे कस्टमर हैं, उन पे भी हम खर्च करें ताकि हमारा अधिक से अधिक हमारा बिक्री हो और बाजार में हमारी भागीदारी बढ़े, हमें अच्छा प्रॉफिट मिले और हमें अच्छे क्वांटिटी मिले और हमें अच्छे प्रॉफिट मिले, हमारी कंपनी का ईबिटा बढ़े। ब्रांड का बजट डिसाइड करने से पहले एक ये भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि आपके जो प्रोडक्ट है और उस सर्विसेज है, इसकी परचेज फ्रीक्वेंसी क्या है, कितने जल्दी आपके प्रोडक्ट को परचेज किया जाता है। यदि आपका प्रोडक्ट एक बार परचेज किया जाता है साल में, तो उस पर आपकी स्पेंडिंग कम होगी बनिस्पत यदि एक दिन में 4 बार 5 बार और 4 जगह से आपका प्रोडक्ट यदि परचेज किया जाता है, तो आपकी एड स्पेंडिंग उस पर ज्यादा आएगी। एक ये लास्ट पॉइंट है, इफेक्ट ऑन इंक्रीज सेल्स। बजट को निर्धारित करने से पहले कभी कभी ऐसा बाजार में देखा जाता है कि सप्लाई की तुलना में मांग बहुत तेजी से बढ़ जाती है, और जब तेजी से बढ़ जाती है तो कंपनी या तो इसे अपने प्लांट में या अपने जहां कहीं निर्माण करते हैं वहां से निर्माण कर में बाजार में आपूर्ति करती है, या किसी तीसरे जगह से ला करके बाजार में उस सप्लाई को पूरा करती है। तो ऐसे समय में क्या होता है कि जब या तो नया प्लांट लगा लेती है, तो इससे यदि बढ़ता है तो इससे आपकी एड स्पेंडिंग कम हो जाती है, कारण उसी मार्केट में आप दुगुना तिगुना सामान बेचते हैं जिसपे कि आपकी एड स्पेंडिंग दुगुना तिगुना नहीं बढ़ता है। इसका एक एग्जांपल आपको मैं बताता हूं। फरवरी 2009 में सीमेंट की कीमत एकाएक बढ़नी शुरू हो गई थी। जब बढ़नी शुरू हो गई थी तो सीमेंट की डिमांड भी बहुत बढ़नी शुरू हो गई थी, तो हर कंपनी ने 15%, 20%, 25% तक ज्यादा अपने कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन करके बाजार में ज्यादा सीमेंट बेची, लेकिन उन्होंने उनकी एड स्पेंडिंग पे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। जो उनका एड स्पेंडिंग चल रहा था वही उनका लेवल रहा था। इसी तरह से हर प्रोडक्ट में यह पाया जाता है कि आपकी जो डिमांड, यदि आपकी डिमांड एकाएक बढ़ जाती है, उस शॉर्ट पीरियड में आपकी स्पेंडिंग नहीं बढ़ती है, आपको केवल प्रॉफिट होता है, और प्रॉफिट में ये कंट्रीब्यूशन एड स्पेंडिंग का कम होने का वाला का भी एक कंट्रीब्यूशन आ जाता है। बहुत ही बढ़िया तरीके से सर आपने बताया। आशा करते हैं दोस्तों आज आपको अच्छी खासी जानकारी हासिल हुई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।